हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश की द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो ये भारत और यूएई के साथ लागू हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 31 अगस्त 2024 से प्रभावी भारत यूएई यानी बीआईटी 2024-2013 बिप्पा की जगह लेगा। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता, अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा और राष्ट्रीय उपचार शामिल हैं। देखिए, प्रावधान जो है भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी से जुड़े दावों को विनियमित करने और उन्हें रोकने के लिए राज्य के अधिकारी की रक्षा करते हैं, राज्य के अधिकारी की रक्षा करते हैं। यूएई भारत के लिए एक प्रमुख एफडीआई स्रोत है, जिसमें 2000 से 2024 के मध्य तक $19 बिलियन का निवेश किया गया है। तो ये 31 अगस्त को बना रूल जो है इस समय लागू हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने निजुत मोइना योजना शुरू की है, जिससे कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। देखिए, राज्यव्यापी कार्यक्रम में उच्चतर माध्यमिक के लिए 1000 डिग्री के लिए 1250 और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 की पहली किस्त वितरित की गई है। और देखिए, इस पहल का उद्देश्य जो है महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है, जिसके लिए 5 वर्षों में 1500 करोड़ का बजट रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंकज आडवाणी ने जेडन ओंग पर 5-1 से जीत के साथ सोगे सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के डेचावत पुमजेंग को 4-3 से हराया। आडवाणी ने फाइनल में दबदबा बनाया और आखिरी फ्रेम में 74-6 स्कोर के साथ जीत दर्ज की और नवंबर 2024 में दोहा में अपने विश्व बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो ये अडानी समूह ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में 2.2 से 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण के साथ से की जा रही है, ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके और शुद्ध शून्य लक्ष्यों का समर्थन किया जा सके। देखिए, हाइड्रोजन का उत्पादन जो है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, और इस परियोजना से घरों में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, किसने अमन राज के खिलाफ प्लेऑफ में बिजाग ओपन जीता है? तो ये अंगद चीमा ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जानते हैं अंगद चीमा 11 वर्ष के अंतराल के बाद बिजाग ओपन में अपना दूसरा पीजीटीआई खिताब जीता है। उन्होंने टूर्नामेंट के कुल 16 अंडर 268 स्कोर के साथ अमन राज को प्लेऑफ में हराया है। देखिए, अमन राज ने दिन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 6 अंडर 65 बनाया, जिससे अंगद की बराबरी हो गई और प्लेऑफ में जगह पक्की हो गई। अब चीमा को जीत मिल चुकी है, तो उन्हें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिलाया गया और वह टाटा स्टील पीजीटीआई रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश मान सिंह राउत किसके नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रकाश मान सिंह राउत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और देखिए, शीतल निवास में पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे। राउत के नाम की सिफारिश 16 सितंबर 2024 को संवैधानिक परिषद द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसको खंडवा में किशोर कुमार सम्मान मिलेगा? तो राजकुमार हिरानी को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुन्ना भाई, एमबीबीएस और 3 इडियट जैसी फिल्मों के लिए मशहूर राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा। और यह पुरस्कार समारोह जो है 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गृहनगर खंडवा में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैष्णवी पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 का कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैष्णवी पवार ने ताइपे शहर में 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर अंडर 18 महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। देखिए, वैष्णवी, प्रांजल थोलिया और जन्नत की भारतीय टीम ने तनावपूर्ण सेमीफाइनल के शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया को हराया और वैष्णवी ने दबदबा में अपने संयम का परिचय देते हुए हर राउंड में पहले शूटर के रूप में टीम का नेतृत्व किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दिव्यांशी ने आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने अब दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने पेरू में आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में 600 में से 564 अंक हासिल करते हुए अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। देखिए, भारत ने पहली बार क्लीन स्वीप किया है, जिसमें मानवी जैन ने कांस्य पदक जीता और शिखा चौधरी चौथे स्थान पर रही हैं। भारत 13 स्वर्ण सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि नॉर्वे जो है 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो डीआरडीओ ने कहाँ वीएस होराडस का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो राजस्थान में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के वीएस होराडस के 3 उड़ान परीक्षण किए हैं। देखिए, परीक्षणों ने अधिकतम सीमा ऊंचाई और हिट टू किल क्षमता महत्वपूर्ण प्रदर्शन मापदंडों पर प्रदर्शित किया गया। मिसाइल को जो है भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। और देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष इसमें हैं डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो कर्नाटक सरकार ने ली है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इसका कानूनी आधार जो रहा है डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। ये सीबीआई बनाम एनआईए में जो था, सीबीआई को राज्य की सहमति की आवश्यकता है। एनआईए के पास राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र हैं। देखिए, सहमति के प्रकार जो है सामान्य रहे हैं। प्रत्येक मामले की नई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
स्थिति विशिष्ट में जो है अनुमति की आवश्यकता है। अपवाद इसमें क्या क्या है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश या अन्य राज्यों के मामले या सहमति वापस लेने से पहले पंजीकृत मामले। देखिए, आज भारतीय वायुसेना दिवस की 92वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम की तिथि जो है 6 अक्टूबर 2024 चेन्नई में ही इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है शानदार हवाई प्रदर्शन किए गए। भारतीय वायुसेना ने 72 विमानों का प्रदर्शन किया, जिसमें लड़ाकू जेट राफेल, SU-30, तेजस और डकोटा और हार्बर्ड जैसे हेरिटेज विमान भी शामिल थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो कि अभी अभी हाल ही में बने हैं, ये मौजूद रहे यहाँ पे। और यह कार्यक्रम जो है चेन्नई के मरीना बीच पर हुआ। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं मुइज़ो की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा हुई है। देखिए, राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत में रहेंगे, जहां वे भारतीय नेताओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने और कई समझौतों पर हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, वे राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं मालदीव की, तो इसकी राजधानी माले है और इसकी मुद्रा जो है मालदीवियन रुपया है और इसकी आधिकारिक भाषा धिवेही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, क्वाड देशों के बीच कहाँ समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा? तो विशाखापट्टनम में शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा? तो विश्व बैंक जो है नेपाल को करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय तीरंदाज को रिकॉर्ड अंडर 18 महिला टीम वर्ग में रजत पदक जीता है? तो वैष्णवी पवार ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के 51 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया है? तो ये सतीश चंद्र दुबे ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 7 अक्टूबर से शुरू हुई। और देखिए, मुंबई ने जो है शेष भारत को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। ये मैच तो डरा रहा, लेकिन मुंबई को पहली पारी में बढ़त के आधार पर उसको विजेता घोषित किया गया है। देखिए, महिला T20 विश्व कप क्रिकेट 6 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। और देखिए, अमेरिका की कोको गॉफ ने 6 अक्टूबर को चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह जो अब तक इसका कब्जा था, अब वो मॉरिशस को सौंपने के लिए सहमत हुआ है। और देखिए, पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। याद रखेंगे, पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को GI टैग मिल गया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती ओमान में की है। चलिए जानते हैं चेंचू जनजाति के बारे में। तो देखिए, चेंचू जो है ये क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई वन में पाए जाते हैं। भाषा इनकी ये जो है तेलुगु भाषा बोलते हैं।
और स्थिति जो है इन आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थव्यवस्था जो है ये व्यापारिक और सरकारी सहकारी समितियों को बेचकर मामूली आय के लिए वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। और जो है ये शिकार के लिए धनुष, तीर और छोटे चाकू का उपयोग करते हैं। इनके नेता जो हैं पेदा मनीषी या गांव का बुजुर्ग सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है और गांव के मामलों को उनकी जगह उसकी दी गई सलाह अंतिम होती है। देखिए भारत की 5 नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल हुई हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। देखिए मराठी भाषा की उत्पत्ति महाराष्ट्री प्रकृति से हुई है, जो कभी सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी। देखिए महाराष्ट्री प्राकृत का सबसे पुराना शिलालेख पुणे में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जबकि आधुनिक मराठी के साक्ष्य सतारा में 739 ईस्वी के हैं। और 2024 में जो है मानदंड के निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं। देखिए इसमें मानदंड जो है भाषा जो है कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्षों तक प्राचीन हो और इस अवधि के लिए इसके प्रारंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास रहा हो और प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह उपस्थित हो, जिससे विरासत का ज्ञान ग्रंथ माना जाता है। और विशेष रूप से पद, अभिलेखी और शिलालेखी साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ भी होना चाहिए, तब जाके उन्हें शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा दी जाती है। देखिए शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।